नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। कर्नाटक के शिवमोगा में सांप्रदायिक तनाव देखते हुए शहर में धारा 144 लगा दी गई है। स्कूल कॉलेज मंगलवार तक बंद कर दिए गए हैं। आसपास के जिलों से पुलिस फोर्स के अलावा केंद्रीय सुरक्षा बल भी वहां तैनात किए गए हैं। इन सब के बावजूद शहर में पत्थरबाजों को नहीं रोका जा सका है। रविवार रात को बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या के बाद वहां तनाव फैल गया। हालांकि राज्य के गृह मंत्री के मुताबिक इस हत्या का संबंध मौजूदा हिजाब विवाद से नहीं है। बजरंग दल कार्यकर्ता 26 साल के हर्षा की शव यात्रा के दौरान पत्थरबाजी। पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। शहर में तनाव है। आसपास के जिलों से पुलिस बुलानी पड़ी, केंद्रीय सुरक्षा बलों के अलावा। इससे पहले कर्नाटक के गृह मंत्री आरग्य ज्ञानेंद्र ने मृतक हर्षा के परिवार वालों से मुलाकात की। ಈ ನಂತರದ ವೈಲೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅದು ನನಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಲಭ್ಯ ಇಲ್ಲ। गिरफ्तारी के बारे में अभी ठीक से नहीं बताया जा सकता। हमने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है, जांच जारी है। जल्द ही इस हत्याकांड की वजह साफ हो जाएगी। ಅವ್ರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಜನ ಅದರ ಹಿಂದಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ। हर्षा रविवार रात शिवमोगा में हुए धारदार हथियार से हमले में घायल हो गए थे। अस्पताल में उन्होंने दम तोड़ दिया। कर्नाटक के गृह मंत्री ने यह भी बताया कि अब तक की जानकारी के मुताबिक इस हत्याकांड को हिजाब विवाद से नहीं जोड़ा जा सकता। फिर सवाल ये उठता है कि हत्या की वजह क्या है, आपसी रंजिश या कुछ और। पुलिस सभी एंगल्स पर जांच कर रही है, लेकिन ऐसे नाजुक दौर में राज्य के पंचायती राज मंत्री ईश्वरप्पा की बेतुकी बयानबाजी माहौल खराब कर सकती है। वो भी शिवमोगा जिले से ही है, जहां से ये हुआ है, जिन्होंने शांति बनाए रखने की अपील की है। तो वहीं बीजेपी सांसद शोभा करंदलाजे इस मामले पर एनआईए जांच की मांग कर रही हैं। ब्रांड कर्नाटक इन दिनों काफी बुरे दौर से गुजर रहा है। कभी सूचना तकनीक के क्षेत्र में सफलता की वजह से यह सुर्खियों में रहता था, तो अब चर्चों पर हमले, कभी सांप्रदायिक हिंसा, कभी सांप्रदायिक तनाव, तो कभी हिजाब विवाद की वजह से लगातार खबरों में बना हुआ है। मुट्ठी भर लोगों की वजह से इस राज्य के ज्यादातर लोग परेशान हैं। शिवमोगा से ब्यूरो इनपुट्स के साथ बेंगलुरु से निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष ने इस पूरे मामले पर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि शिवमोगा में हर्षा की हत्या राष्ट्र विरोधी, हिंदू विरोधी, कट्टरपंथी ताकतों ने कर दी। उसके लिए अभिव्यक्ति की आजादी नहीं, इंटरनेशनल लॉबी की ओर से न पहले पन्ने पर समर्थन, न श्रद्धांजलि। वो हिंदू था, वो राष्ट्रवादी था। आइए उसके परिवार के साथ खड़े हों, आइए एक मकसद के साथ खड़े हों। बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में दिग्विजय सिंह कांग्रेस कार्यकर्ताओं को नसीहत दे रहे हैं कि सभी कार्यकर्ता मिलकर रहें, नहीं तो 2023 का विधानसभा चुनाव आखिरी चुनाव रहेगा और फिर कांग्रेस सत्ता में कभी नहीं आएगी। दिग्विजय सिंह रतलाम के दौरे पर थे, जहां उनसे मिलने कांग्रेस कार्यकर्ता शहर के सर्किट हाउस में पहुंचे हुए थे। आइए सुनते हैं क्या कहा। एक ग्रुप अलग मिलेगा, एक ग्रुप अलग मिलेगा, एक ग्रुप अलग मिलेगा तो कभी चुनाव जीत नहीं सकते। इसलिए मेरा सर खपाना भी बेकार और कमलनाथ जी बेचारे कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप लोग आमने सामने बात करने तैयार नहीं। मैं यहाँ खड़ा हूँ, कड्डापा जी उधर खड़े, दीदी ये इधर खड़े, तीसरे अलग खड़े, ये थोड़ी काम चलेगा। कांग्रेस अगर आखिरी चुनाव है 23 का बता देता हूँ मैं आप लोगों को, अगर आप लोग नहीं ईमानदारी से चुनाव लड़े तो घर बैठिए आप सब लोग। फिर कांग्रेस वापस नहीं आने वाली, वर्कर नहीं मिलेगा आपको काम करने वाला। उधर तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने कल उद्धव ठाकरे और शरद पवार के साथ तीसरे मोर्चे को लेकर मुलाकात की थी।
कांग्रेस कह रही है कि उसे साथ लिए बिना कोई भी राजनीतिक मोर्चा सफल नहीं हो सकता। शिवसेना और एनसीपी भी अब कांग्रेस के साथ लड़ाई लड़ने की बात कर रही है। रविवार को मुंबई में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और एनसीपी नेता शरद पवार से मुलाकात कर तीसरे मोर्चे की बात की। वे गैर बीजेपी और गैर कांग्रेसी सरकारों को साथ लाने की कोशिश में हैं। 75 साल के आज़ादी के बाद संभावित रूप का विकास देश में नहीं हुआ है, तो इसके वजह भी, इसके कारण भी हमें ढूंढना चाहिए। कुछ नए संकल्प के साथ, नया आशा के साथ, कोई नया एजेंडा लेकर के सारा देश को साथ लेके चलने का वक्त आ चुका है। लेकिन कांग्रेस का कहना है कोई भी राजनीतिक मोर्चा कांग्रेस के बिना सफल नहीं हो सकता। बगैर कांग्रेस देश में बीजेपी मुक्त नहीं हो सकती और सभी स्टेट पार्टियों ने कांग्रेस को सपोर्ट कर एक प्लान बनाकर देश से बीजेपी की सत्ता बाहर करना, यही हमारा सबका मकसद है। और मुझे लगता है कि चंद्रशेखर राव जी हमारे प्रस्ताव को एक्सेप्ट करेंगे। महाराष्ट्र के महाविकास आघाड़ी सरकार में पहले ही तीनों पार्टियां एक दूसरे से उलझती रही हैं। हालांकि इस बार एनसीपी और शिवसेना ने कांग्रेस को साथ रखने की बात कही। केसीआर के साथ मुलाकात के बाद अब एनसीपी और शिवसेना का कहना है कि उनकी इस लड़ाई में कांग्रेस भी शामिल है। हमने कभी नहीं कहा कि कांग्रेस के बगैर कोई फ्रंट बनेगा। जब ये बात पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता दीदी ने कही थी, तब शिवसेना पहली पॉलिटिकल पार्टी थी कि हमने कहा था कि कांग्रेस को भी साथ लेना चाहिए। पवार साहब ने बार बार कहा कि देश में गैर भाजपा दलों का एक व्यापक मोर्चा बने जिसमें कांग्रेस भी साथ हो और 2024 के पहले लोगों के सामने एक ऑल्टरनेटिव रखा जाए। हमें लगता है उस प्रक्रिया की शुरुआत हुई है। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि ऐसी बैठकों का बीजेपी पर कोई असर नहीं पडेगा। मागच्या लोकसभेमध्येही हातात हात घालून मोठी आघाडी तयार केली, परंतु त्याचा कुठलाही परिणाम झाला नाही। पिछले लोकसभा चुनाव के समय भी कई दल एक साथ आए थे और एक फ्रंट बनाया था, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। इससे पहले भी यूपी में भी ये प्रयोग किया गया है। सच बात यह है कि तेलंगाना में पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी की 4 सीटें आई थी। इस बार नंबर 1 पर बीजेपी रहेगी। भाजपच्या 4 जागा निवडून आल्या। पुढच्या लोकसभेमध्ये तेलंगानामध्ये नंबर 1 चा पक्ष भाजप असेल। महाराष्ट्र सरकार में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस तीनों की अहम भूमिका है और एक के भी अलग होने का असर इस सरकार पर पड़ सकता है। ये बात शिवसेना और एनसीपी दोनों जानते हैं और इसलिए अब इन दोनों पार्टियों की ओर से डैमेज कंट्रोल का काम किया जा रहा है। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। चारा घोटाले के 5वें मामले में लालू यादव को 5 साल की सजा सुनाई गई है। 60 लाख रुपए का जुर्माना भी उनके ऊपर लगाया गया है। यह फैसला सीबीआई की विशेष कोर्ट का है। अब लालू यादव को जमानत के लिए झारखंड हाईकोर्ट जाना होगा। इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कहा कि जब उनसे याचिकाकर्ता बनने के लिए कहा गया था तो उन्होंने इनकार कर दिया था। लालू यादव को फिलहाल जेल में रहना होगा क्योंकि झारखंड में 5वें और अंतिम मामले में उन्हें 5 साल की सजा दी गई। हालांकि वो अब तक 3.5 साल से अधिक समय तक जेल में गुजार चुके हैं। कोर्ट ने सजा आज सुनाया जिसमें लालू प्रसाद एवं अन्य 4 को 5 साल की सजा सुनाई गई और रेस्ट को 4 साल की सजा सुनाई गई। आज 40 लोगों के ये विरुद्ध सजा सुनाई गई, जिसमें से 5 लोगों को 5 साल की सजा सुनाई गई, बकिया को 4-4 साल की सजा। अब हम लोग तो इस आदेश के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय में अपील फाइल करेंगे और उसके बाद वहां से सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के लिए कोर्ट से प्रेयर होगा। वहीं पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने करीब 25 साल बाद स्वीकार किया कि इस मामले में जब पीआईएल दायर हो रहा था तब उन्होंने याचिका पर साइन करने से मना कर दिया था।
केसवा जो किए थे तो मेरे पास भी आए थे कि नहीं केस करना है तो आप करिए, ये सब मेरा काम नहीं है। तो बाकी लोग केस किए थे। अब है जो केस करने वाले में से कुछ लोग आजकल उन्हीं के साथ है, वो एक अलग बात है। और केस करने के बाद जब हुआ और अंत में सब पर जांच वांच शुरू हो गया तो उनको तो ट्रायल हुआ है, सजा हुई है, तो इस बारे में हम क्या कर सकते हैं। वहीं आरजेडी कैंप में मायूसी तो दिखी, लेकिन तेवर आक्रामक दिखे। हम बस इतना ही कह रहे हैं कि लालू जी के साथ जो हो रहा है बिहार की जनता देख रही है, और बिहार की धरती में बिहार की जनता ने लालू जी को आशीर्वाद दिया, और बिहार में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में ही नहीं बल्कि हम सरकार बनाने का मैंडेट भी मिला था, जनादेश था, लेकिन चोर दरवाजे से ये लोग आए। अब देख रहे हैं ना लोग भाई कि क्या लालू जी के साथ बार बार एक ही आदमी को प्रताड़ित किया जा रहा है। 26 वर्षों के इंतजार के बाद लालू यादव को डोरंडा कोषागार के मामले में 5 साल की सजा तो मिली है, लेकिन अन्य मामलों में 3 साल से अधिक जेल में रहने के कारण अगले कुछ हफ्तों में उनके वकीलों के अनुसार उन्हें इस मामले में जमानत मिल जाएगी। लेकिन लालू यादव के समर्थकों का कहना है कि सीबीआई ने इस मामले में जितनी तत्परता लालू यादव को सजा दिलाने में दिखाई है, भ्रष्टाचार के अन्य मामलों में वो इतने सुस्त क्यों रहते हैं। रांची से हरिवंश और पटना से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो हॉट टॉपिक में इतना ही। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।